कहानी की शुरुआत में हमें साल 1857 का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां एक डैनिश जहाज नॉर्थ पोल की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में वह जहाज मोटी बर्फ में बुरी तरह फंस जाता है। जहाज का कैप्टन पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किसी भी तरह उसके लोग इस जहाज को बर्फ से बाहर निकाल लें ताकि उनकी एक्सपीडिशन आगे जारी रह सके, मगर जहाज के बाकी सभी लोग अब थक चुके थे। भूख और लगातार मेहनत ने उन्हें कमजोर कर दिया था, इसलिए वे अब बस घर वापस लौटना चाहते थे। फिर भी कैप्टन हार मानने को तैयार नहीं होता और जहाज को छुड़ाने की कोशिश जारी रखता है। उसी रात अचानक उन्हें पास से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। धमाके के बाद वहां आग भी जलती हुई दिखाई देती है। ये देखकर कैप्टन कुछ लोगों के साथ उस जगह की जांच करने निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर उन्हें विक्टर नाम का एक आदमी गंभीर रूप से घायल हालत में मिलता है। उसका काफी खून बह चुका होता है और उसके स्लेज डॉग्स भी मरे पड़े होते हैं। कैप्टन और उसके साथी तुरंत विक्टर को जहाज पर ले आते हैं। साथ ही वे सभी हथियार भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि साफ था कि किसी खतरनाक प्राणी ने ही विक्टर को इस तरह घायल किया होगा। तभी अचानक एक बहुत बड़ा और डरावना आदमी दिखाई देता है जो किसी राक्षस जैसा लगता है। पलक झपकते ही वह कैप्टन के लोगों पर हमला कर देता है। हैरानी की बात यह थी कि उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वह बार बार बस एक ही बात चिल्ला रहा था कि उसे विक्टर चाहिए। वह जहाज पर चढ़ जाता है और रास्ते में आने वाले हर आदमी पर हमला करने लगता है। स्थिति को काबू में करने के लिए कैप्टन अपनी खास 4 बैरल वाली बंदूक निकालता है और उस राक्षस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही वह जहाज से नीचे गिर जाता है, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि अकेले ही पूरे जहाज को हिला देता है। आखिरकार कैप्टन उसी 4 बैरल वाली बंदूक से राक्षस के पास जमी बर्फ पर गोली चला देता है। गोली लगते ही बर्फ टूट जाती है और वह राक्षस बर्फ के नीचे ठंडे पानी में डूब जाता है। इसके बाद कैप्टन विक्टर के पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर वह राक्षस था कौन। तब विक्टर हैरान करने वाली बात बताता है कि उस राक्षस को उसने खुद बनाया है। वह यह भी कहता है कि वह मॉन्स्टर कभी मर नहीं सकता और एक दिन जरूर वापस आएगा। तब तक वह राक्षस कैप्टन के 6 आदमियों की जान ले चुका था। कैप्टन को विक्टर की बातों पर यकीन नहीं होता और वह समझ नहीं पाता कि कोई इंसान ऐसा खतरनाक प्राणी कैसे बना सकता है। विक्टर अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। दरअसल विक्टर एक दिन युद्ध के मैदान से 10 ऐसी लाशें चुनकर लाता है जो बाकी के मुकाबले काफी सही हालत में थीं। लगभग 2.5 दिन तक लगातार रिसर्च करने के बाद आखिरकार उसे मृत शरीर को दोबारा जिंदा करने का तरीका मिल जाता है। इसके बाद वह लोगों के सामने एक ऐसा शरीर दिखाता है जो कई अलग अलग लाशों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था। फिर वह उस शरीर को बिजली से जोड़ देता है। यह नजारा पूरी तरह प्रकृति के नियमों के खिलाफ था, इसलिए वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होकर बड़ी बड़ी आंखों से यह सब देखने लगते हैं। विक्टर बड़े गर्व के साथ समझाता है कि इंसान का शरीर सिर्फ अंदर बहने वाली आत्मा से ही नहीं चलता, बल्कि एक और चीज होती है जिसे ची कहा जाता है, जो शरीर में लगातार घूमती रहती है। यह कहते हुए वह चांदी की सुई से उस शरीर के 6 खास बिंदुओं पर चुभौता है। तभी उसके पुराने ख्यालों वाले गुरु गुस्से में उसे डांटते हैं और कहते हैं कि बिना आत्मा के शरीर सिर्फ सड़ी हुई मांस की ढेर होता है। लेकिन विक्टर अपनी बात साबित करने के लिए एक छोटी गेंद उठाकर उस शरीर की तरफ फेंक देता है। वह शरीर गेंद को पकड़ लेता है। इसके बाद विक्टर उसके पास जाकर धीरे से कहता है, इसे नीचे रख दो। हैरानी की बात यह थी कि वह शरीर जैसे उसकी बात समझ गया और तुरंत गेंद को नीचे गिरा देता है। विक्टर को उम्मीद थी कि उसके इस चमत्कार की लोग तारीफ करेंगे, लेकिन उल्टा उसका गुरु गुस्से में खड़ा हो जाता है और साफ कह देता है कि वह इस तरह के अनैतिक और खतरनाक प्रयोग का कभी समर्थन नहीं करेगा। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। इसी बहस के दौरान वह छोटी गेंद लुढ़कते हुए दर्शकों की तरफ चली जाती है, जिसे देखने आए एक हथियार व्यापारी हारलैंड उठा लेता है। वह अपनी आंखों से देखता है कि विक्टर उस शरीर से एक सुई निकाल देता है और उसी पल वह शरीर झटके खाते हुए फिर से मर जाता है। जीवन का इस तरह अचानक शुरू होना और खत्म हो जाना हारलैंड को बहुत दिलचस्प लगता है और उसी समय उसकी दिलचस्पी इस युवा वैज्ञानिक में बढ़ जाती है। कुछ समय बाद हारलैंड खुद विक्टर से मिलने उसके घर जाता है और उसे उसके छोटे भाई विलियम का एक खत देता है। उस खत से पता चलता है कि विलियम की सगाई उसकी भतीजी एलिजाबेथ से हो गई है, यानी अब वे लोग रिश्तेदार भी बन गए हैं। हारलैंड साफ साफ कहता है कि उसे विक्टर का प्रोजेक्ट बहुत दिलचस्प लग रहा है। वह विक्टर को 3 दिन बाद होने वाली अपनी पार्टी में आने का न्योता देता है और कहता है कि उस दिन वह उसे एक ऐसा तोहफा देगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह बात सुनकर विक्टर सच में उत्सुक हो जाता है। पार्टी वाले दिन वह जल्दी पहुंच जाता है और अपने साथ अपनी रिसर्च नोटबुक भी लेकर आता है। अभी उसका प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। उन छोटी छोटी बैटरियों से वह शरीर ज्यादा देर तक चल नहीं सकता था, इसलिए उस दिन भले ही वह सुई न निकालता, तब भी थोड़ी देर में बिजली खत्म होने के कारण वह शरीर फिर से मर जाता। विक्टर को लगता है कि शायद समस्या सिर्फ बिजली की नहीं है, बल्कि उसने अभी तक इंसानी शरीर को पूरी तरह समझा भी नहीं है। तभी हारलैंड उससे इवलिन एनाटॉमी डायग्राम की बात करता है। यह यूरोप का सबसे शुरुआती और बेहद मशहूर मानव शरीर का नक्शा था, जिसमें नसों और धमनियों को बहुत बारीकी से दिखाया गया था। मेडिकल के छात्रों के लिए यह किसी पवित्र चीज से कम नहीं था।
संयोग से उसका सबसे बेहतरीन चित्र हारलैंड के पास ही था। जब विक्टर उस लकड़ी के बोर्ड पर बनी बेहद बारीक रेखाओं को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना देख रहा हो, खासकर दिल वाला हिस्सा जो बेहद जटिल और खूबसूरती से बनाया गया था। उसी से बहने वाला खून पूरे शरीर को जिंदा रखता है। हारलैंड आगे बढ़कर कहता है कि वह विक्टर की सारी रिसर्च का खर्च उठाने के लिए तैयार है और बदले में उसे अभी कुछ नहीं चाहिए, बस सही समय आने पर विक्टर को उसकी एक शर्त माननी होगी। विक्टर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। वह हमेशा अकेले काम करने का आदी था और अपने फैसले खुद लेने का भी, लेकिन कई सालों की मेहनत और अपने रिसर्च के सपने को देखते हुए आखिरकार वह हारलैंड की मदद स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वे दोनों युद्ध में छोड़े गए एक पुराने घंटा घर को अपनी प्रयोगशाला बनाने का फैसला करते हैं। उस दिन जब विक्टर पहली बार उस विशाल टावर को देखता है तो वह एक साथ भव्य भी लगता है और डरावना भी, लेकिन विक्टर को वह जगह पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और वह उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने की योजना बनाने लगता है। वह अतिरिक्त तौर पर शुद्ध चांदी से बना एक पूरा लाइटनिंग रॉड सिस्टम भी लगवाना चाहता है जो टावर के ऊपर से सीधे लैब तक आए। हारलैंड तुरंत मान जाता है और इस पूरे निर्माण काम की जिम्मेदारी विलियम को दे देता है। इतना पैसा खर्च करना और बिना शर्त भरोसा करना, हारलैंड के मन में असल में क्या चल रहा था ये कोई नहीं समझ पा रहा था। लेकिन इस फंडिंग के बाद विक्टर पूरी ताकत से अपने प्रयोग में जुट जाता है और जीवन को बदल देने वाले अपने बड़े प्रयोग की शुरुआत कर देता है। इसके बाद वे लोग मौत की सजा दिए जाने वाली जगह पर जाते हैं और बहुत सारे पैसे देकर कुछ ऐसे शव खरीद लेते हैं जिन्हें अभी अभी फांसी दी गई थी। लेकिन वापस लौटते समय विक्टर की अचानक एलिजाबेथ से मुलाकात हो जाती है। सच तो यह है कि पहली बार मिलने के बाद से ही विक्टर को अपनी इस होने वाली भाभी के बारे में हल्की सी जिज्ञासा होने लगी थी। जब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ यहाँ प्रार्थना करने आई है तो विक्टर पहले ही एक छोटे से कमरे में जाकर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि वह अंदर आकर अपने मन की बात बताए। लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ बोलना शुरू करती है उसकी पहली ही बात सुनकर विक्टर बुरी तरह चौंक जाता है। एलिजाबेथ पहले से ही जानती थी कि विक्टर वहां मौजूद है। वह खुद भी आधा अधूरा कीट विज्ञान यानी कीड़ों के अध्ययन से जुड़ा हुआ इंसान था। किसी हद तक देखा जाए तो वह और विक्टर एक दूसरे से काफी मिलते जुलते भी थे। एलिजाबेथ के आने से कुछ समय के लिए विक्टर की जिंदगी में जैसे रंग भर जाते हैं। उसके मन में एक साथ अपराध बोध और खुशी दोनों ही भाव बढ़ने लगते हैं। विक्टर काम का बहाना बनाकर विलियम को घंटा घर में छोड़ देता है और खुद एलिजाबेथ के साथ बाहर निकल जाता है। दोनों साथ में तितलियां पकड़ते हैं और समय बिताते हैं। वे इतने खुश होकर समय बिताने लगते हैं कि कुछ देर के लिए यह तक भूल जाते हैं कि उनके रिश्ते क्या हैं। लेकिन हारलैंड सबसे पहले इस बात को समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ भावनाएं पैदा हो रही हैं। वह ज्यादा दखल नहीं देता, बस विक्टर को याद दिलाता है कि उसे अपने असली काम को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है। दरअसल हारलैंड एक हथियार व्यापारी था और युद्ध खत्म होने का मतलब उसके धंधे के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। वह विक्टर से कहता है कि उसकी अनलिमिटेड फंडिंग शायद सिर्फ एक हफ्ते और चल पाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि विक्टर इस समय के अंदर अपने प्रयोग में कोई बड़ी सफलता हासिल कर ले। इस दबाव के बाद विक्टर खुद को पूरी तरह लैब में बंद कर लेता है और लगातार काम करने लगता है। एक दिन जब वह एक शव की आधी चीर फाड़ कर चुका होता है तभी अचानक एलिजाबेथ उससे मिलने आ जाती है। सामने मेज पर पड़ा खून से लथपथ और डरावना शव देखकर भी उसे डर नहीं लगता। वह शरीर ऐसे घुटनों के बल झुका हुआ था जैसे किसी भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा हो। एलिजाबेथ अनायास ही अपना हाथ बढ़ाकर उस शव को छू लेती है और सृष्टि की अद्भुत रचना के बारे में हैरानी से बात करती है। उसी की यह बात विक्टर को अचानक एक नया विचार दे देती है और वह अपने प्रयोग की सबसे बड़ी रुकावट को पार कर लेता है। लेकिन एलिजाबेथ वहां अपने प्यार का इजहार करने नहीं आई थी। वह तो दरअसल विक्टर से अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने आई थी। जब वह जल्दी जल्दी वहां से चली जाती है तो विक्टर कुछ समय के लिए गहरे निराशा में डूब जाता है। वह दोनों के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। तभी अचानक उसे एलिजाबेथ की कही एक बात याद आती है, भगवान की बनाई हुई सम्मिति यानी संतुलन। वह तुरंत अपने कपड़े उतार कर शव के सामने खड़ा हो जाता है और फिर से सुइयों के बिंदु बदलकर प्रयोग करने लगता है। जैसे ही बैटरियों का रंग बदलता है शव के हाथ में हल्की सी हरकत दिखाई देती है। अगले ही पल वह अचानक जोर से हिल जाता है। विक्टर तुरंत बैटरी निकाल देता है, लेकिन अब उसे अपने प्रयोग का असली रहस्य समझ में आ चुका था। उसी क्षण से उसका कृत्रिम इंसान बनाने का असली प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद समुद्र के किनारे लाशों का ढेर लग जाता है। विक्टर साफ साफ बता देता है कि उसे किस तरह के शरीर के हिस्सों की जरूरत है। इसके बाद बड़ी संख्या में लाशों को लैब में लाया जाता है ताकि विक्टर उनमें से अपने काम के लिए अलग अलग हिस्से चुन सके। वो बहुत परफेक्शन चाहता था, इसलिए हर शव से सिर्फ सबसे अच्छा हिस्सा ही चुनता था। कभी किसी का पैर, कभी किसी का हाथ, कभी किसी खास जगह की नसें। उस समय उसके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें देखकर लगता था
जैसे कोई बढ़ई अपने हाथों से लकड़ी का बेहतरीन काम बना रहा हो और पूरी तल्लीनता से अपने काम में लगा हो। जब उसका बनाया हुआ शरीर लगभग तैयार होने वाला था, तभी हारलैंड वहां पहुंचता है और खुद उस सिर को चुनता है जिसे विक्टर इस्तेमाल करने वाला था। उसी समय लैब के अंदर सूरज की हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन वह रोशनी भी उनके ऊपर छाए अंधेरे माहौल को खत्म नहीं कर पा रही थी। चारों तरफ अधूरे और कटे फटे शव पड़े हुए थे, लेकिन विक्टर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब वह आखिरी आंख भी उस शरीर में लगा देता है और ऊपर देखता है तो जमीन पर खून बह रहा होता है और चारों ओर शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं। यह दृश्य किसी नरक से कम नहीं था, लेकिन विक्टर अपने मन में इसे न जाने कितनी बार पहले ही देख चुका था। वह अपने बचपन का एक छोटा सा मानव शरीर का मॉडल निकालता है और फिर अपने बनाए हुए विशाल शरीर को देखता है। बचपन के उस छोटे मॉडल से लेकर आज इस असली आकार तक पहुंचने में उसे कई दशकों का इंतजार करना पड़ा था। जैसे ही वह बैटरी उस शरीर से जोड़ने वाला होता है, तभी बाहर का मौसम अचानक बदल जाता है। तेज काले बादल और बिजली चमकने लगती है, मानो खुद प्रकृति भी उसके इस प्रयोग में साथ दे रही हो। आज की रात उस राक्षस के जन्म की रात होने वाली थी। विक्टर ने उस रात के लिए सारी तैयारियां कर ली थीं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हारलैंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना महत्वपूर्ण पल था और जो इंसान इस पूरे प्रयोग का खर्च उठा रहा था वह वहां मौजूद ही नहीं था। तभी पर्दे के पीछे से हारलैंड की थकी हुई आवाज सुनाई देती है। वह विक्टर से कहता है कि उसकी छड़ी खोलकर उसमें रखी दवा निकाल दे। विक्टर हैरान होकर उसके पास जाता है और तभी उसे पता चलता है कि हारलैंड काफी समय से सिफिलिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। एक रात की गलती की वजह से उसे पूरी जिंदगी दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ा था। चाहे उसके पास दुनिया भर की दौलत क्यों न हो, वह इस बीमारी के दर्द से नहीं बच पाया था। ये बीमारी उसके शरीर और हड्डियों को अंदर से खा रही थी और उस दर्द ने उसे लगभग पागल बना दिया था। इसी वजह से जब उसने विक्टर के प्रयोग के बारे में सुना तो उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा कि अगर उसका दिमाग किसी नए शरीर में दोबारा जीवित हो सके तो शायद वह हमेशा के लिए मौत से बच सकता है। आखिरकार हारलैंड अपनी असली शर्त सामने रख देता है। वह विक्टर से पूछता है कि क्या वह अपने दिमाग को इस नए शरीर में रहने देना चाहेगा, यानी क्या वह इस अधूरे शरीर को अपना नया घर बनाना चाहता है। यह सुनकर विक्टर की आंखें फैल जाती हैं। कुछ पल सोचने के बाद वह तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उसका कहना था कि अभी सही समय नहीं आया है, ये उसका पहला प्रयोग है और वह इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं चाहता। इसके अलावा हारलैंड का दिमाग पहले ही बीमारी से प्रभावित हो चुका था और विक्टर नहीं चाहता था कि उसका बनाया हुआ शरीर किसी तरह से दूषित हो जाए। विक्टर हारलैंड को जवाब देने का मौका भी नहीं देता और तुरंत लाइटनिंग रॉड लेकर टॉवर की ऊंचाई पर चढ़ने लगता है। बाहर तेज तूफान चल रहा था और बारिश भी हो रही थी। कई दिनों से ठीक से आराम न करने की वजह से विक्टर का हर कदम भारी लग रहा था। जब आसमान में बिजली चमकती है उस पल उसकी आंखों में थकान के साथ साथ जिद भी साफ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि उसकी सफलता दुनिया को बदल सकती है, उसके अंदर फिर से ऊर्जा आ जाती है। जब वह नीचे वापस आता है तब तक हारलैंड लगभग निराशा की हालत में पहुंच चुका था। वह लगातार विक्टर से विनती करता रहता है कि वह उसकी मदद करे, क्योंकि अब जिंदा रहना ही उसका सबसे बड़ा जुनून बन चुका था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वह विक्टर के औजार तक छीन लेता है और उसे धमकी देने लगता है, लेकिन तभी अचानक विक्टर उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी दौरान औजार जमीन पर गिर जाते हैं। हारलैंड की ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह संतुलन खोकर सीधे नीचे गिर जाता है। जब तक विक्टर नीचे पहुंचता है तब तक हारलैंड का सिर बुरी तरह टूट चुका होता है। मरते समय भी उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, किसी भी तरह जिंदा रहना। अपने टूटे हुए औजारों को देखकर और अपने वर्षों की मेहनत को याद करते हुए भी विक्टर रुकता नहीं है। वह मशीन को चालू कर देता है और बिजली गिरने का इंतजार करने लगता है। लाल रंग की बैटरियां एक एक करके जलने लगती हैं और ऊपर लगा बिजली पकड़ने वाला उपकरण गूंजने लगता है। मशीन से भारी आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही उपकरण अपनी सही जगह पर पहुंचता है, चांदी की नुकीली सुई धीरे धीरे नीचे उतरती है और सीधे उस शरीर की ओर बढ़ती है। लेकिन उस सुई में मौजूद हल्की सी गलती पूरे प्रयोग को अनिश्चित बना देती है। आखिरकार बिजली गिरती है और टॉवर के ऊपर लगे लाइटनिंग रॉड पर जोरदार चमक के साथ टकराती है। उस पल रंग बिरंगी रोशनी फैल जाती है और प्रकृति की वह ताकत सीधे नीचे पड़े शरीर पर गिरती है। लेकिन वही छोटी सी गलती बैटरियों को भी प्रभावित कर देती है। विक्टर खुद को बचाने के लिए छिप जाता है, लेकिन उसकी आंखें लगातार उस शरीर पर टिकी रहती हैं जो मशीन पर बंधा हुआ था। तेज बिजली के झटके से उस मृत शरीर का दिल, जो काफी समय से बंद था, अचानक फिर से धड़कने लगता है। उसी पल वह राक्षस पैदा हो जाता है, लेकिन विक्टर को यह दिखाई नहीं देता। जब वह शरीर से बैटरियां हटाकर उसके पास झुककर सुनता है तो सब कुछ फिर से शांत लगता है। शरीर में कोई हरकत नहीं होती। वह कई बार दिल को दबाकर उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। उस पल विक्टर के दिल के अंदर कुछ टूट जाता है। पूरी तरह थका हुआ वह अपने कमरे में लौट जाता है और धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। उसी समय खिड़की के बाहर तेज आग की लपटें उठने लगती हैं और उनकी रोशनी कमरे में फैलने लगती है।
नींद में डूबे हुए विक्टर को अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई देवदूत उसका नाम पुकार रहा हो। वह झटके से जाग जाता है। अचानक उसने देखा कि जिस राक्षस को उसने 9 लाशों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया था, उसमें सचमुच जान आ चुकी है। वह राक्षस चलकर उसके सामने आ गया था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि विक्टर जो भी हरकत करता, वह राक्षस बिल्कुल एक नवजात बच्चे की तरह उत्सुक होकर उसकी नकल करने लगता। यहाँ तक कि वह अपने बनाने वाले पिता को छूने की कोशिश भी करता। पहली बार पिता बनने जैसा एहसास पाकर विक्टर बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने तुरंत अपने दस्ताने उतार दिए और अपने हाथ सामने कर दिए ताकि राक्षस समझ सके कि दोनों एक जैसे हैं। लेकिन तभी जब खिड़की खुली और गर्म धूप कमरे के अंदर आई तो राक्षस अचानक ऐसे सिमट गया जैसे वह उससे डर गया हो। इस समय जंगल के बीच विक्टर की मौजूदगी में राक्षस ने पहली बार अपनी बाहें फैलाकर जीवन की गर्माहट को महसूस किया। ये सच में एक चमत्कार जैसा था। विक्टर ने अपने सामने खड़े इस राक्षस के जरिए साबित कर दिया कि जीवन सिर्फ भगवान से नहीं आता, इंसान भी मौत के बाद जीवन को वापस ला सकता है। वह खुद को रोक नहीं पाया और अपना चेहरा राक्षस की छाती पर रख दिया, उस दिल की धड़कन सुनने के लिए जो अब उसकी वजह से धड़क रही थी। भले ही राक्षस का शरीर ठंडा था, लेकिन उस पल विक्टर को लंबे समय बाद एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। विक्टर पूरी लगन से राक्षस को दुनिया की चीजें महसूस करना सिखाने लगा, बहते हुए पानी से लेकर जलती हुई मोमबत्ती की गर्मी तक और फिर भारी जंजीरों तक। हालांकि राक्षस को उसने खुद बनाया था, लेकिन वह उससे दूरी बनाए रखता था। वह उसे अपने साथ रहने नहीं देता था और बस तहखाने में बंद करके उस पर नजर रखता रहता था। वह अपने बच्चे को बहुत सी बातें सिखाता था, लेकिन उसे जरा सी भी ममता या प्यार नहीं देता था। तो आखिर जीवन को दूसरी बार देने का मतलब क्या था? उस रात विक्टर फिर से सो नहीं पाया। उसे लगा था कि जब वह जीवन को वापस ला पाएगा तो उसका पूरा जीवन संतोष से भर जाएगा। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि राक्षस कई महीनों से जिंदा है, तो उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन भर गया। वह खुद से पूछने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसका क्या करूं? उसके हाथ की मोमबत्ती एक एक करके बुझती चली गई और जीवन से जुड़ी वही खालीपन और अकेलापन फिर से उसे चारों तरफ से घेरने लगा। दरअसल यहाँ निर्देशक एक बहुत आम पिता पुत्र के रिश्ते की तरफ इशारा करता है, जहाँ पिता बच्चे को जन्म तो दे देता है, लेकिन उसकी परवरिश की जिम्मेदारी नहीं। एक बच्चा 10 महीने माँ के गर्भ में रहता है और फिर जन्म लेता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पिता की भागीदारी अक्सर 10% से भी कम होती है। इसीलिए जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कई पिता के मन में बस एक ही विचार होता है, काम पूरा हो गया। बच्चे की असली परवरिश की जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। क्योंकि विक्टर का अपना परिवार भी अधूरा था, इसलिए उसे बिल्कुल नहीं पता था कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है। शायद उसके मन में यही था कि बच्चे को जन्म लेते ही सब कुछ खुद ही सीख लेना चाहिए। इसलिए जब कई हफ्ते बीत गए और राक्षस अभी भी सिर्फ विक्टर नाम ही बोल पाता था, तो विक्टर के अंदर धीरे धीरे झुंझलाहट बढ़ने लगी। वह थकने लगा था, लेकिन असली गुस्सा उस समय फूटा जब राक्षस ने एक चाकू उठा लिया। विक्टर तुरंत आगे बढ़ा, चाकू उसके हाथ से छीन लिया और जोर से उसे डांटते हुए बोला कि वह एक बेवकूफ है। जब राक्षस उसे छूने की कोशिश करता तो विक्टर ऐसे पीछे हट जाता जैसे उसने कोई गंदी चीज देख ली हो। इस तीखे विरोध ने पहली बार राक्षस के अंदर भी विरोध की भावना जगा दी। वह जैसे मन ही मन पूछ रहा था, तुमने ही मुझे बनाया है, तुम ही मेरे पिता हो, फिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? लेकिन विक्टर ने उसकी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की और उसे फिर से तहखाने में बंद कर दिया। अब उसका धैर्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। कई हफ्तों के बाद भी राक्षस सिर्फ एक ही शब्द बोल पाता था, विक्टर। विक्टर बार बार उससे पूछने लगा, क्या तुम कुछ और भी बोल सकते हो? वह उससे अलग अलग शब्द बुलवाने की कोशिश करता है, एनीथिंग, एनीथिंग, सन, कोल्ड, रेन, लेकिन राक्षस बार बार घबरा कर पीछे हट जाता है। वह बिल्कुल उस डरे हुए बच्चे की तरह लगता है जो पिता की सख्त और हिंसक डांट से सहमा हुआ हो। फिर भी विक्टर को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वह लगातार एक ही बात दोहराता रहता है, तुम मुझसे डरते क्यों हो? मैंने ही तुम्हें बनाया है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि उसने राक्षस को सिर्फ जीवन दिया है, लेकिन उसे प्यार या अपनापन कभी नहीं दिया। इसी बीच अचानक उसका छोटा भाई विलियम और उसकी पत्नी एलिजाबेथ उससे मिलने आ जाते हैं। कई महीनों से हारलैंड का कोई पता नहीं था, इसलिए विलियम को चिंता होने लगी थी। इसी वजह से वह एलिजाबेथ को साथ लेकर यहाँ चला आया। लेकिन इस समय विक्टर पूरी तरह हारलैंड की बात भूल चुका था। वह बेसब्री से विलियम को अपने रिसर्च की प्रगति दिखाने के लिए ले गया। उधर एलिजाबेथ वहीं अकेली रह गई। तभी उसे अचानक तहखाने से कोई आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा के कारण वह नीचे जाती है और पहली बार उस राक्षस को देखती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखते ही एलिजाबेथ जैसे उससे आकर्षित हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति से परे यह आत्मा उसके जीवन के किसी खाली हिस्से को भर रही हो। यहाँ तक कि जब राक्षस उसके सिर से घूंघट हटा देता है, तब भी वह उसका विरोध नहीं करती। राक्षस भी इस नए इंसान के प्रति बहुत धैर्य दिखाता है। वह एलिजाबेथ को अपने शरीर को छूने देता है, यहाँ तक कि उन बदसूरत घावों को भी जिन्हें देखकर कोई भी डर सकता था। एलिजाबेथ पूरी सच्चाई और खुलेपन के साथ इस अजीब अस्तित्व का सामना करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके पिता ने उसे सही सोच और समझ नहीं दी। उन्होंने उसे ऐसे ही ठंडे और अंधेरे तहखाने में एक जंगली जानवर की तरह जीने के लिए छोड़ दिया था।
आखिरकार विक्टर अपने परिवार के सामने उस राक्षस को ले आता है, जैसे कोई अपना बनाया हुआ सामान दिखा रहा हो। वह उसके शरीर की तरफ इशारा करते हुए बताता है, यानी उसके घावों का भरना भले अनियमित है, लेकिन यह एक असाधारण चीज है। जब परिचय खत्म हो जाता है तो राक्षस को फिर से बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन एलिजाबेथ के उस छोटे से स्पर्श ने उसके दिल में एक गहरी चाह पैदा कर दी थी। एलिजाबेथ के आने से जैसे माँ की कमी थोड़ी भर गई। ऐसा लगता है जैसे महिलाओं के अंदर बच्चों को सिखाने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है। वह धैर्य से झुककर राक्षस से बात करती है और आसपास के माहौल की बिल्कुल परवाह नहीं करती। वह उसके साथ खेलती है और जब राक्षस उसे एक पत्ता ला कर देता है तो वह मुस्कुराकर उसे ऐसे स्वीकार करती है जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। फिर वह राक्षस का हाथ अपने गले पर रखती है ताकि वह शब्दों के उच्चारण की कंपन को महसूस कर सके। सिर्फ कुछ ही मिनटों में राक्षस दूसरा शब्द सीख जाता है, एलिजाबेथ। वह बिल्कुल एक खाली कागज की तरह था जिसे किसी के मार्गदर्शन की जरूरत थी ताकि वह रंगों से भर सके और इस समाज का हिस्सा बन सके। लेकिन जिस इंसान ने उसे इस दुनिया में लाया था वही उसे सिखाने के लिए धैर्य नहीं रखता था। उस रात विलियम आखिरकार विक्टर से एक सवाल पूछता है, विक्टर, क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि उस आदमी के शरीर के हर हिस्से में से किस हिस्से में आत्मा रहती है? विक्टर इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता और उस रात वह फिर से सो नहीं पाता। जब एलिजाबेथ तहखाने से बाहर आती है तो विक्टर बस हल्के से कह देता है, तुम्हें उस चीज के पास नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर एलिजाबेथ तुरंत नाराज हो जाती है। वह कहती है, वह जीव सिर्फ एक ही शब्द बोल सकता है, सिर्फ एक, विक्टर विक्टर विक्टर। फिलहाल उसके लिए यही शब्द सब कुछ है। उसकी तीखी बातों से विक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाता कि एक राक्षस के अंदर भी आत्मा हो सकती है, और शायद एक साधारण इंसान से भी ज्यादा पवित्र आत्मा। बहस के बाद उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह सीधे राक्षस के पास जाता है और उसे ऐसे आदेश देने लगता है जैसे किसी कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहा हो। वह चिल्लाता है, आओ, अपना पैर आगे बढ़ाओ, तुम जानवर, मुझे अपना पैर दो। तभी राक्षस जोर से उसका नाम पुकारता है, विक्टर। उसकी हर पुकार में अलग अलग भावना छिपी होती है, जैसे वह पूछ रहा हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? क्या मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ? तुम मेरे साथ थोड़ा धैर्य क्यों नहीं रख सकते? लेकिन विक्टर बहुत जिद्दी था। उसके दिमाग में अब यह बात बैठ चुकी थी कि यह राक्षस एक नाकाम प्रयोग है और शायद अब इसमें इंसानों पर हमला करने की प्रवृत्ति भी आ गई है। अगले दिन वह सीधे विलियम को मुर्दा घर ले गया और उसे अपने फाइनेंसर हारलैंड की लाश दिखाई। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि राक्षस ने गलती से हारलैंड को मार दिया है। अपने बड़े भाई पर पूरा भरोसा करने वाला विलियम यह सुनकर तुरंत डर गया। अब उसके मन में उस राक्षस के लिए गहरा भय पैदा हो गया। उसने घबराकर विक्टर से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। विक्टर ने उसे कहा कि वह एलिजाबेथ को लेकर तुरंत यहाँ से चला जाए। उसने कहा कि वह जल्द ही उस राक्षस की जिंदगी खत्म कर देगा। जब एलिजाबेथ गाड़ी में बैठने वाली थी तो उसने विक्टर के चेहरे की तरफ देखा। उसके मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी और शक पैदा हो गया। उधर विक्टर ने सारा पेट्रोल इकट्ठा किया और उसे अपनी प्रयोगशाला और तहखाने में हर जगह छिड़क दिया। वह कुछ पल तक उस भटके हुए और मासूम राक्षस को देखता रहा। फिर उसने तय किया कि वह उसे एक आखिरी मौका देगा। विक्टर ने उससे पूछा, एक बात बोलो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? थोड़ी देर की खामोशी के बाद राक्षस ने धीरे से कहा, विक्टर। एक पल के लिए राक्षस रुककर पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में जैसे एक हल्की सी विनती दिखाई दे रही थी, लेकिन यही पल विक्टर के फैसले को और पक्का कर देता है। वह सोचता है, एक राक्षस के अंदर भावनाएं कैसे हो सकती हैं? उसका दिमाग और दिल तो पहले ही मर चुके हैं। ये बात कि कोई चीज उसके नियंत्रण से बाहर हो सकती है उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस समय विक्टर बिल्कुल एक पुराने जमाने के कठोर परिवार के मुखिया जैसा बन चुका था। उसके लिए बच्चों का हर कदम उसके नियंत्रण में होना चाहिए था। अगर कोई बच्चा उसके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह उसकी सत्ता के लिए चुनौती बन जाता है और ऐसे में उसका नतीजा अक्सर विनाश ही होता है। कुछ ही पलों में आग तेजी से फैलने लगी और पूरे कमरे को घेर लिया। राक्षस चारों तरफ से आग में फंस गया। वह दर्द और निराशा में जोर जोर से विक्टर का नाम पुकारने लगा।